हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के समास और उसके भेद के बारे में। तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मास्टर ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी समास और उसके भेद के बारे में नहीं भूलोगे और 5 सेकंड में आप उसे पहचान सकोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि आखिर आप समास से क्या समझते हैं, उसको परिभाषित कीजिए और उसके कितने भेद होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उनको बताइए एग्जाम्पल के साथ। और कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको समस्त पद दिए जाते हैं और आपको क्या करना होता है, आपको उसको विग्रह करके समास के नाम को अलग करना होता है, समास के नाम को बताना होता है कि आखिर उस वर्ड के अंदर कौन सा समास है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर समास का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच का कारक चिन्ह या विभक्ति लुप्त हो जाती है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, राजा का पुत्र, तो ये बन जाता है राजपुत्र। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं समास के भेद के बारे में, यानी इसके टाइप्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि समास के 6 टाइप्स होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है आययी भाव समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा आएगा तत्पुरुष समास। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसके अंदर चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वंद्व समास को पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपको इसके अंदर योजक चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह देखने को मिलेगा और इसके साथ ही इसमें जो वर्ड्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, माता पिता, तो इसके अंदर ये जो दोनों वर्ड्स हैं माता पिता, ये दोनों ही विपरीत हैं यानी अपोजिट वर्ड हैं और इन दोनों वर्ड्स के बीच आपको योजक चिन्ह यानी माइनस का निशान देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में समास विग्रह के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में द्वंद्व समास दिया गया है और उसका समास विग्रह पूछा जा रहा है तो आपको माइनस की जगह बस और लिख देना है। जैसे आपको एक समस्त पद दिया गया है माता पिता, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, अगर आपको अपोजिट वर्ड मिले और बीच में माइनस का निशान हो तो वो द्वंद्व समास होता है। और यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि माता और पिता ये दोनों ही अपोजिट वर्ड है और इसके बीच में माइनस का निशान है, यानी कि ये द्वंद्व समास है। तो अगर आपके एग्जाम में माता पिता का समास विग्रह के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, बस माइनस की जगह और लिख देना है। तो माता पिता की जगह हो जाएगा समास विग्रह माता और पिता। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुख दुख। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ही वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं और उनके बीच में माइनस का निशान है, मतलब ये द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो बस माइनस की जगह हम और लिखते हैं। तो सुख दुख का बन जाएगा सुख और दुख। इसी तरीके से जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है भाई बहन। तो इसमें देखिए दोनों ही अपोजिट वर्ड है, उनके बीच में माइनस का निशान है, मतलब ये हमारा है द्वंद्व समास। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बीच में बस और लिख देते हैं। तो भाई बहन का हो जाएगा भाई और बहन। तो ठीक इसी तरीके से पाप पुण्य का समास विग्रह हो जाएगा पाप और पुण्य। तो हमारा अगला समास है द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानने का एक बहुत इजी तरीका है, आपको उस वर्ड के अंदर, उस समास के अंदर, उस समस्त पद के अंदर संख्या देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, नवरत्न, तो इसके अंदर जो नव लिखा है, नव का मतलब 9, मतलब ये नंबर को डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि जो नवरत्न है वो द्विगु समास है। तो नवरत्न का समास विग्रह हो जाएगा नौ रत्नों का समूह। तो ठीक इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल है सप्तद्वीप। तो इसमें जो पहला वर्ड है सप्त यानी 7, तो इसका मतलब होता है 7 द्वीपों का समूह। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है ये जो सप्तद्वीप है ये द्विगु समास है, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो 7 द्वीपों का समूह होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है त्रिभुवन। तो त्रिभुवन में जो हमारा पहला वर्ड आता है त्रि का मतलब होता है 3। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो समास है ये द्विगु समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा 3 भवनों का समूह। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सप्त मंजिल। तो इसमें जो पहला वर्ड आ रहा है वो है सप्त, मतलब 7। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि ये भी द्विगु समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा 7 मंजिलों का समूह। तो द्विगु समास की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको संख्या देखने को मिलेगी और आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे।
तो अगला समास आता है कर्मधारय समास। तो इस समास के अंदर आपको विशेषता देखने को मिलेगी। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है काली मिर्च, इसका समास विग्रह हो जाएगा काली है जो मिर्च। तो इसमें जैसे कि आपको पता चल रहा है जो मिर्च है वो काली है, यानी कि ये इसकी विशेषता बता रहा है कि वो कौन से रंग की है, काले रंग की है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो इसका अगला एग्जाम्पल है नील कमल, इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। तो इसमें बताया जा रहा है जो कमल है नीला, तो नीला क्या हुआ, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो ये भी हमारा कर्मधारय समास है। तो नेक्स्ट है पीताम्बर, इसका समास विग्रह हो जाएगा पीला है जो अंबर। तो ये भी एक विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है चंद्रमुखी, जिसका समास विग्रह हो जाता है चंद्र के समान मुख वाली। तो ये भी एक विशेषता बता रहेगा, तो इसलिए ये कर्मधारय समास है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास के अंदर आपको बेसिकली विशेषता देखने को मिलेगी। तो हमारा अगला समास आता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की एक सिंपल ट्रिक है कि इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, मतलब उपसर्ग वाले शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यथार्थ स्थान, तो इसमें जो यथा शब्द है ये एक उपसर्ग है। नेक्स्ट है प्रतिदिन, इसमें जो प्रति है ये भी एक उपसर्ग है। नेक्स्ट है आजीवन, तो इसमें जो आ है, जो आ शब्द है वो है उपसर्ग। और नेक्स्ट है यथार्थ समय, तो इसमें जो यथार्थ है ये हैगा उपसर्ग। तो आपको कहीं पर भी अगर उपसर्ग देखने को मिले तो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके समास विग्रह के बारे में। तो यथार्थ स्थान का समास विग्रह हो जाएगा स्थान के अनुसार। आजीवन का समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर। प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। और ठीक इसी तरीके से यथार्थ समय का समग्र विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी आपको उपसर्ग वाले शब्द देखने को मिलते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा समास है बहुब्रीहि समास। तो इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ तीसरा अर्थ ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, दशानन, तो दशानन का मतलब होता है 10 मुख है जिसके, मतलब यहाँ पर रावण की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर किसी तीसरे अर्थ की बात की जा रही है। तो यानी ये बहुब्रीहि समास है। और ठीक इसी तरीके से नीलकंठ, इसका मतलब है नीला है जिसका कंठ, मतलब यहाँ पर शिव जी की बात की जा रही है, यानी किसी तीसरे अर्थ की बात की जा रही है। तो ये भी हमारा बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है लंबोदर, मतलब लंबा है जिसका उदर। उदर का मतलब होता है पेट, यानी पेट जिसका है लंबा। तो इसका मतलब है गणेश जी। तो यहाँ पर तीसरे चीज की बात की जा रही है, गणेश जी की बात की जा रही है, मतलब ये बहुब्रीहि समास है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी तीसरी मीनिंग निकलती है यानी वो हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो हमारा अगला समास आता है तत्पुरुष समास। तो इसकी ट्रिक ये है कि आपको इस समास के अंदर ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, की, के, में, पर, है, अरे, अजी, आए, ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मतदाता, इसका समास विग्रह हो जाएगा मत को देने वाला। तो यहाँ पर जैसा कि आपको वर्ड दिख रहा है को, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है धनहीन, जिसका मतलब है धन से हीन। तो यहाँ पर जो वर्ड है से, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। अगला है जन्मदाता, जिसका समास विग्रह हो जाएगा जन्म से उत्पन्न। तो यहाँ पर जो वर्ड है से, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी आपको ने, को, से, के द्वारा, के लिए, के, का, की, के, पर, ये सभी वर्ड्स देखने को मिलते हैं तो ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होंगे। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना है और कमेंट में इसके आंसर देने होंगे, जो कि मैंने अभी आपको समास के बारे में बताएगा, जिससे कि अभी के अभी आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसके अंदर बेसिकली आपको समास का विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को पॉज करके इसके सारे के सारे आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपने अभी समास के बारे में पढ़ा है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाओगे और आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उन्हें भी बताना इस वीडियो को अगले 2 दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कीप लर्निंग, कीप गोइंग।